आज की एक और बड़ी खबर, इस वक्त जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है। नीतीश कुमार बैठक में मौजूद हैं। कई सारे एजेंडा इसमें चर्चा में शामिल किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। लीजिए, बड़ी खबर आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है और झारखंड विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी जेडीयू। कल ये चर्चा की जा रही थी, यही कहानी कुर्सी की में, और चर्चा ये हो रही थी कि नीतीश कुमार जब भी दिल्ली आते हैं तो हर नेता ये सोचने लगता है इस बार वो क्या करने जा रहे हैं, इस बार क्या दबाव की राजनीति होने जा रही है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग या बिहार को विशेष पैकेजेस की मांग बार बार बिहार से उठती आई है। और आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए, एनडीए का जिक्र करते हुए कह रहे थे, तो वे कहना चाह रहे थे कि अब तो हम साथ हैं, जो काम रुके हुए थे, जो अटके हुए थे, वो भी पूरे होंगे। तो कहीं वो रुका हुआ काम यही तो नहीं, हर्षवर्धन जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्या ये दबाव अब सरकार पर बनाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिहार लौटेंगे तो तेजस्वी यादव और उनके जो विरोधी हैं उनका जो एक दबाव है उसके लिए ये है। जैसे राहुल गांधी के लिए संविधान की प्रति पकड़ना हाथी के दिखाने के दांत हैं और तेलंगाना में बीआरएस के विधायक तोड़ के अपने साथ कर लेना ये हाथी के खाने के दांत हैं, वैसे ही नीतीश जी का हाथी के खाने के दांत सत्ता में बने रहना, मुख्यमंत्री बने रहना है, दिखाने के दांत समय समय पर विशेष राज्य का दर्जा मांगना। किसी भी स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो पैमाने होते हैं, जो नए पैमाने तय हुए, वो प्लानिंग कमीशन ने तय किए, बाद में नीति आयोग उसी को आगे बढ़ाता है, उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो सिर्फ एक राज्य नहीं, कई राज्य हैं जो उस कतार में खड़े होंगे। आंध्र प्रदेश तो तुरंत ही साथ में होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी पेंडोरा बॉक्स ये सरकार नहीं खोलेगी। और मेरा यह भी मानना है कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति, आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत दबाव, लेकिन जिस तरह से अभी तक कराए, जिस तरह से वो मंत्रिपरिषद में शामिल हुए, जिस तरह संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने जो बात कही, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये अपने ऊपर जो प्रेशर विपक्ष की तरफ से वहां उनके राज्य में आएगा, उससे बचने का एक बहाना भर है। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, आप क्या डिटेल दे पाएंगे, इस वक्त क्या क्या प्रस्ताव रखा गया है, क्या अंदर चर्चा चल रही है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हम सुबह से खबर देख रहे थे, संजय झा को के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो हमें जो लिखित प्रस्ताव जो मिले हैं उसमें उस बात का कतई जिक्र नहीं है। और अभी तक भी अंदर से जो खबर है तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खबर अभी तक नहीं है। अब सबको ये जरूर है कि नीतीश कुमार अब बोल रहे हैं तो उनको ये अधिकार भी है कि क्या वो उस नाम का ऐलान करेंगे जिसका सुबह से इंतजार है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, जो प्रस्ताव या जो लिखित में जो एजेंडे थे उनमें जो जिक्र है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि विशेष राज्य की लगातार मांग होती रही है, एक मांग ये रखी गई है। इसके अलावा ये कहा गया है जेडीयू की तरफ से कि झारखंड में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2025 में जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे, अपने प्रस्ताव में जेडीयू ने कहा है कि सभी राज्यों में चुनाव लड़े जाएंगे। इसकी तैयारियां तमाम जो कार्यकर्ता है और नेता है उनको करनी होगी। इसके अलावा एक आरक्षण का जो इशू है, जिसको लेकर पिछले दिनों ही हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, उस मामले में अब जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और साथ ही संवैधानिक जो भी संभावनाएं हैं इस मामले में तलाशी जाएगी। क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद ये पूरा मामला सामने आया था आरक्षण का, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जेडीयू का जो प्रस्ताव है पार्टी का कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जाया जाए। इसके अलावा जो नीट की परीक्षा या जो बेरोजगारी का जो इशू है और महंगाई का जो मामला है, इन तमाम चीजों को लेकर भी बात कही गई है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अब चूंकि तीसरी बार ये सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और एनडीए की इस बार सरकार है, तो इन तमाम चीजों को लेकर गंभीरता से काम किया जाएगा। नीट के या पेपर लीक के जो इश्यूज है उन तमाम चीजों को लेकर कहा गया है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार की और सिस्टम की जो विश्वसनीयता है वो कम होती है। इसलिए इस तरह के मामलों पर गंभीरता से और बहुत ज्यादा एक कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे विश्वास बना रहे।
तो ये तमाम जो बातें हैं अपने प्रस्ताव में जेडीयू की तरफ से कही गई है, जो अभी तक जानकारी और जो प्रस्ताव लिखित में हमें जो एजेंडा है वो मिला है। मीनाक्षी। बिल्कुल शोएब, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका। विजय जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले हर्ष जी भी कह रहे थे और अभी ये शोएब भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की बात तो हमेशा से ही कही जाती रही है, लेकिन क्या विशेष राज्य का दर्जा दे देना किसी पेंडोरा बॉक्स को खोलने के जैसा होगा? और सरकार क्यों चाहेगी कि एक ऐसे फट्टे में वो अपनी टांग अड़ाए जहां से उसकी समस्याएं बढ़ सकती हैं? अच्छा, आपने बहुत सीरियसली ले लिया इस प्रस्ताव को कि अब ऐसा होने ही वाला है, अब कल प्रधानमंत्री जी के पास जाकर ये करने वाले हैं। मुझे लगता है त्रिपाठी जी, जो हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ठीक बात है कि ये जो भूमिका है वो तेजस्वी यादव के लिए है कि तेजस्वी यादव ये ना कहें कि देखिए ये मुख्यमंत्री जो हैं अपने बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपको याद हो इन चुनावों से पहले तो नीतीश कुमार जी और विधानसभा ने वो प्रस्ताव भी पारित किया और उसके बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थे, सुशील मोदी जी भी थे और लोग थे, वो प्रधानमंत्री से मिलकर भी आए थे। तो ये केवल ये बताने के लिए कि बिहार के लोग ये ना समझे कि नीतीश जी अपनी लड़ाई बिहार के लिए नहीं लड़ रहे। एक भूमिका है कि प्रस्ताव वहाँ पे कार्यकारिणी हो रही है तो प्रस्ताव रख दिया गया है। क्या इस पर वो दबाव बनाएंगे? मुझे नहीं लगता कि दबाव बनाएंगे। और ये एक मैसेज भी है कि भाई ये हम प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन आप कुछ स्पेशल पैकेज प्रभु कुछ तो कर दीजिए हमारे लिए ताकि हमारी फेस सेविंग बनी रहे। तो वो एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है और इसको यदि समझना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के रेफरेंस में, तो जिस दिन, मतलब मैं कोई आशंका संभावना कुछ नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद, लेकिन यदि किसी दिन नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी से घर वापसी करनी होगी आरजेडी में, वैसे घर वापसी तो दोनों ही तरफ उनका घर है तो घर वापसी शब्द ठीक नहीं है, लेकिन यदि किसी दिन बीजेपी छोड़, हाँ, जिस दिन छोड़ना होगा उन्हें, जिस दिन बीजेपी छोड़नी होगी उस दिन ये वाला मुद्दा होगा कि हमने इस सरकार को कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और वो नहीं दे रहे, उन्होंने नहीं मानी, इसलिए हम नाराज हैं। हम तो केवल छोड़ने के लिए ये प्रस्ताव काम आएगा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा इतनी बड़ी समस्या या इतनी बड़ी चुनौती या इतना बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा, क्योंकि पहले भी नीतीश, संकट सबसे बड़ा ये होने वाला है कि जो आरक्षण हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जो बिहार में लागू हुआ था, नीतीश कुमार ये मांग कर रहे हैं कि इसके संविधान की 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए, इस आरक्षण को। अगर जेडीयू ये प्रस्ताव पास करता है और अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार का जो आरक्षण हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, मानने से मना कर दिया है, इसे 9वीं सूची में शामिल किया जाए, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि कैसे वो इस बिहार के इस प्रस्ताव को मना करे। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार आरक्षण के पक्ष में नहीं है। मुझे लग रहा है यह प्रस्ताव भी इस बैठक के अंदर आने वाला है कि जो आरक्षण है उसके 9वीं सूची में शामिल केंद्र सरकार करे। अगर यह प्रस्ताव आता है और यह केंद्र सरकार के पास जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो उसका सामना कैसे करे। ठीक है, आर्थिक विशेष पैकेज, आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन आप एक आर्थिक पैकेज देके बिहार को संकट से निकाल सकते हैं, लेकिन 9वीं सूची की जो मांग होगी, अब वह आरक्षण का जो मामला है वो उसके बिना सॉल्व होगा नहीं। वो पूरे देश में जिस तरीके से नैरेटिव चल रहा है कि मोदी की सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान खतरे में पड़ेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है इस नैरेटिव के कारण, तो अगर जेडीयू की इस बैठक में अगर ये प्रस्ताव आ जाता है कि आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। बैठक में संजय झा के नाम पर मुहर लग गई है। इंडिया टीवी लगातार आपको ये खबर दिखा रहा था, रिपोर्ट कर रहा था कि पूरी संभावना ये दिखाई दे रही है कि संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के भरोसे के चेहरे हैं, पार्टी में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, जिन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता था, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बैठक में संजय झा के नाम पर मुहर लग गई है। नीतीश कुमार ने संजय झा के नाम का ऐलान किया। तो इंडिया टीवी की जो रिपोर्ट थी, जो खबर थी, वो 100% सही है। रागी जी, ये चर्चा चल ही रही थी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे जी। कल ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे और मज़ेदार बात है, ये मूलतः पहले अरुण जेटली जी के व्यक्ति थे और अरुण जी के साथ इनका बड़ा अच्छा संबंध था और नीतीश जी और अरुण जी के बीच में सेतु का काम जो है वो यही करते थे। इनफैक्ट बिहार के एक बड़े मंत्री ने बताया था कि जब ये पलट करके फिर घर वापसी किए बीजेपी की तरफ, तो उस दिन वो कार्यकारिणी की ही बैठक थी। मुझे याद है कि वो 10 शायद जनवरी रहा या 10 फरवरी का दिन होगा, जब पिछली बार ये निर्णय हुआ कि हम लौटते हैं। तो संजय झा आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे
और किसी ने हमसे बताया कि हम पहले उनसे कभी मिले नहीं थे, तो किसी ने कहा कि यही संजय झा हैं जो करीब करीब हमेशा साथ साथ चलते हैं, साय की तरह नीतीश जी के साथ हैं। और नीतीश जी ने बिहार के एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री से कहा था, कैबिनेट मंत्री से, कि देखिए ये ललन सिंह जी थे जिन्होंने आरजेडी के पास ले जाए हैं, संजय झा होते तो ये सब नहीं होता। यानी कि संजय झा का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो संपर्क है वो बहुत बड़ी कड़ी है। इससे और एक बात निकल करके आती है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच का जो संबंध है वो बार बार इधर से उधर पलटने वाला, ये संभवतः आने वाले दिनों में नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि पहली बार जेडीयू जो है वो एक अगड़ी जाति, सवर्ण जाति, एक ब्राह्मण जाति से अध्यक्ष ले आया है। उससे पहले अध्यक्ष जो है वो भूमिहार हुआ करते थे, तो जिस पर भी एतराज हुआ करता था बाकी कुछ लोगों का। तो अब ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से आप देख रहे हैं कि जो ओबीसी का है वो अध्यक्ष के रूप में है और इधर जो है वो एक सवर्ण है, तो सवर्ण और ओबीसी का कॉम्बिनेशन जो है ये काम करेगा। साथ में जो है वो रामविलास पासवान का दलित वोट में, तो ये सोशल कोएलिशन भी एक ढंग से ठीक करने की कोशिश किया है। विजय जी, आप भी सहमत हैं इस बात से? इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि संजय झा के आने से बीजेपी और जेडीयू का जो रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेशन और बढ़ेगा और जिसमें डगमगाने की जो संभावना होती है वो कम होगी। संजय जी पहले दिल्ली में ही करते थे, जैसे रागी साहब ने भी कहा, अरुण जी के साथ मैंने उनका और देखा है कि वो किस तरह से कर रहे थे और वो दोनों के बीच में ब्रिज के तौर पर काम कर रहे थे। तो एक बेहतर काम होगा कि किस तरह से बीजेपी और जेडीयू में कोई गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि सरकार पलटी मारने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वैसे तो अब कम ही लग रही है संभावना, लेकिन और कम हो जाएगी संभावना। लेकिन जातिगत समीकरणों पर यदि ये बात करें कि संजय झा को बनाने से ज़्यादा आराम होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कार्यकारी के अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया और बिहार के जो पॉलिटिकल और कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें किसी ब्राह्मण का जेडीयू अध्यक्ष होना तेजस्वी यादव को मौका देगा जेडीयू पर हमला करने का, कि ये देख लीजिए ये अगड़ों के पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, पिछड़ों की बात जो है वो नहीं कर रहे। इसमें एक मैं बात जोड़ देता हूं कि देखिए आरसीपी सिंह जो पहले अध्यक्ष बने थे ललन सिंह के पहले, उनका भी तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा संबंध था आरसीपी सिंह का, और उन्हें हटाया इसलिए किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा बहुत क्लोज जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी के अंदर टूट करवा देंगे और कुछ विधायक को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के पास करीब जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने उनको हटा के ललन सिंह को बना दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि समीर जी उसके डायनेमिक्स देखिए ललन सिंह को क्या आपको लगता है कि आरसीपी सिंह ग्रजेज यही था ना कि ललन सिंह को न बना करके आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी बनाने? नीतीश जी के न चाहने पर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती क्या? बिल्कुल नहीं करती। तो दोहरा खेल खेल रहे थे उस समय नीतीश जी। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को कुछ और बोला और जाकर के वहां पर कुछ और बोला, क्योंकि उनको ललन सिंह को भी अपने साथ रखना था। ललन सिंह बड़े नाराज हुए थे जब वो कैबिनेट के हिस्सा नहीं बने थे। तो बात सही है कि तेजस्वी को एक मौका मिलेगा नीतीश पर अटैक करने के लिए। हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार से पहले जिस राज्य में चुनाव आने वाला है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जब बजट के एलोकेशन की बात आई तो एकदम मध्य प्रदेश वाला शिवराज स्टाइल यहां पर दिखाई दिया। मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब कुछ घोषणाएं ऐसी की गई उसमें महिलाओं को केंद्र में रखते हुए ये घोषणाएं की गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको याद होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाडली बहन योजना चलाई और उस योजना का ऐसा फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश में छप्पर फाड़ वोट बीजेपी को मिला। एंटी इनकम्बेंसी जैसी तो चर्चा ही हवा हो गई और मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। और महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं जो बीजेपी के हौसलों को पस्त कर रहे हैं, सरकार का इस तरीके का ऐलान करना वाकई में ये इशारा देता है कि समीकरणों को बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, इसे लेकर आपको जानकारी दे दें। देवेंद्र फडणवीस का बयान आपको सुना दें। जयंत पाटिल या विपक्षी सारे नेता ये पहले ही लिखकर लाते हैं कि बजट पर क्या बोलना है, तो बजट हम कैसा भी पेश करते तब भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती, स्टीरियोटाइप प्रतिक्रिया है। उनके चेहरे पर नूर नहीं है, चेहरे की चमक चली गई है। जो उनको लगता था
झूठा नैरेटिव फैलाकर लोकसभा में चंद सीटें जीत गए, उसका जो उत्साह था, आज के हमारे बजट ने उनके उत्साह को समाप्त कर दिया है। एक बहुत ही रियलिस्टिक, वास्तववादी इस प्रकार का बजट हमारे अर्थ मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने पेश किया है। देखिए, आज हमारे केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के जो प्रभारी है भूपेंद्र यादव जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी आने वाले हैं। हमारा कोर ग्रुप का मीटिंग है, उस मीटिंग में महाराष्ट्र की आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के प्रदर्शन की चर्चा होगी। आने वाले चुनाव में क्या किया जाए, बाद में चुनाव समिति की बैठक है। आज निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के लिए विधान परिषद के 5 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा और 2 तारीख को हम इसका फॉर्म भरेंगे। निश्चित रूप से हम अच्छा उम्मीदवार देने की कोशिश हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। तो आपने सुना पहली बात तो जो देवेंद्र फडणवीस ने कही। मैं उस नैरेटिव पर जाऊं उससे पहले समीर जी, ये जो ब्लूप्रिंट की कॉपी यहाँ महाराष्ट्र में दी गई है, इसका मतलब तो यही है कि इस बार सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही, जहां कोई कमी है वो हर तरह से पूरी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो बजट आया है चुनाव के पहले, आखिरी बजट है ये, मुझे लग रहा है इस पे जो लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है गठबंधन को, उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती और सरकार नहीं चाहती कि ये सरकार वापसी न करे। और जिस तरीके से परिणाम आया उसमें बहुत सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि विधानसभा चुनाव में हमारे लिए वापसी बहुत मुश्किल होगा। तो निश्चित रूप से तय था कि सरकार को ऐसे स्टेप उठाएगी जिससे सरकार का वोट बैंक या नाराजगी है। तो महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये की उन्होंने घोषणा की है, 2 या 3 सिलेंडर देने की घोषणा की है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कर्ज का एक बड़ा जाल है राज्य के ऊपर। आप देखिए, 7 लाख करोड़ का महाराष्ट्र के ऊपर पहले से कर्जा है, उसके ऊपर से 20,000 करोड़ के लॉस का बजट लेकर आना, उस तरह की घोषणाएं करना, मुझे लगता है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए इसमें कई घोषणाएं की गई होगी। और निश्चित रूप से सरकार कोई भी जब आखिरी बजट लेकर आती है तो वो अपनी राजनीति और भविष्य के चुनाव को देखकर लेकर आती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। महाराष्ट्र में ये कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा? अगर मध्य प्रदेश की बात देखें विजय जी, वहां तो चल गया ये कार्ड, क्या महाराष्ट्र में कार्ड चल सकता है? उसमें 2 चीज़ों का फर्क देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में वो बहुत लंबे समय वो योजना चली है और मुख्यमंत्री जब रहे शिवराज जी तो उनका महिलाओं से वहाँ पर एक अलग तरीके का कनेक्शन रहा और वो लंबे समय तक लाडली बहन योजना भले ही नहीं हुई, लेकिन उससे पहले भी तमाम तरह की लड़कियों के लिए कॉलेज को फ्री साइकिल, फ्री लैपटॉप, तमाम तरह की योजनाएं वो देते रहे। इसलिए वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना था। वो 2 दिन में नहीं हो गया था। अब आज तो ये आज बजट आया है, चुनाव होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो वो उस तरह से पहुंच भी पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी लोगों तक, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन असली लड़ाई महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है वहाँ पर महाराष्ट्र में, शिंदे साहब ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब, और पहले ये चर्चा हो रही थी कि लोकसभा में हमें ज़्यादा सीट दे दीजिए, बीजेपी को ज़्यादा सीट दे दी गई, विधानसभा में हम ज़्यादा उनको दे देंगे शिंदे साहब को। तो अब क्या वो लड़ाई किस तरह से वो सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उस पर उनको काम करना। और दूसरा, आरक्षण वाले मुद्दे का सबसे ज़्यादा असर यदि कहीं हुआ उत्तर प्रदेश के बाद तो वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो उसके लिए क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो ठीक है, इसका कितना असर हो सकता है, कितना मदद मिल सकती है। वो जो नैरेटिव की बात कर रहे थे हर्षवर्धन जी कि हमारा जो चेहरे का नूर उड़ा हुआ है, ऐसे स्टीरियोटाइप कमेंट दे रहे हैं, अगर नूर नहीं गया होता तो इस तरीके के एलोकेशन होते क्यों? देखिए मीनाक्षी, मैं इस पर थोड़ी दूसरी बात करूंगा। दलदल में भारतीय जनता पार्टी अब कूद गई, जातीय दलदल में कूदी। मैं और राज्यों का तो नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय दलदल में कूदकर आनंदित होती, उस कीचड़ को लपेटकर प्रसन्न होती और उस पर सरकार बनाती और उस पर लोकसभा के सांसद जीतती। भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि कभी भी जातीय गोलबंदी आपका मजबूत नहीं रहा है। हमेशा जब भी आप उस पर जाएंगे, उसके जो चैंपियन है वो आपको उठा के पटक देंगे, आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कॉम्बो, संविधान, आरक्षण, ये सब उसके इर्द गिर्द बुना जा सकता है, लेकिन एक लाइन के बाद जाति में आप फंसे, पिट गए। अब दूसरा क्या है, ये क्या नरेंद्र मोदी को उनकी नीतियों को शीर्षासन कराया जा रहा है? नरेंद्र मोदी ने ही कहा था ना कि अगर ये फ्री बीज पॉलिटिक्स चली तो भारत श्रीलंका हो जाएगा। तो क्या महाराष्ट्र भारत के बाहर है क्या? और
इस बात को हमने कहानी कुर्सी की में विधानसभा चुनाव के समय खूब डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत लेकर आएगी गुजरात की तरह और राजस्थान में नहीं काम करेगा अशोक गहलोत का। तो उस वक्त भी मैंने उस सवाल के जवाब में कहा था कि आप अचानक कहते हैं हम आपको मोबाइल दे देंगे, आप अचानक कहते हैं हम आपको ये दे देंगे। ये जो लोकसभा चुनाव में हार है ये दूसरे सोशल इक्वेशंस की हार है, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसकी हार है। जो आप कह के जाते थे उसका उलट कर रहे हैं उसकी हार है, आपके कांधे पर जो बैगेज है उसकी हार है। आप कर क्या रहे हैं? चोट कहीं और लगी है, मलहम कहीं और लगा रहे हो, पट्टी कहीं और कर रहे हो। नुकसान क्या होगा? जहां मलहम पट्टी हुई है वहां भी जख्म आ जाएगा, वहां एक तरह से कहें कि सड़ांध शुरू हो जाएगी, और जहां जख्म है वहां सही समय पे मलहम पट्टी न रहने से वो भी आपको नुकसान करेगा। बजट बहुत शानदार है लेकिन चर्चा तो 1500 और जो जिसको कहते हैं ना कि निकलेगा विद्यार्थी तो उसको पैसे देंगे उसी की हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खतरनाक है, नरेंद्र मोदी की नीतियों के उलट है, इस पर भाजपा को नहीं जाना। और ये शिवराज सिंह की अपनी एक पॉपुलैरिटी थी जो विजय जी भी कह रहे थे, समीर जी भी कह रहे थे कि वो शिवराज सिंह, सिर्फ शिवराज सिंह की पॉपुलैरिटी नहीं है, मैं भी उस वक्त भी शिवराज सिंह चौहान बहुत शानदार नेता है। उन्होंने जिस तरह का समन्वय संघ संगठन लोग, और मैं बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से बड़ी प्रयोगशाला है। भाजपा को पूरे देश में एमपी मॉडल लगाना चाहिए। वो कोई शिवराज सिंह चौहान, कोई उमा भारती, कोई मोहन यादव उनकी वजह से नहीं है, ये ध्यान में रखना। जो मैं मोटी बात समझ पा रही हूं हर्षवर्धन जी आपकी बात पे कि केवल योजनाओं के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता, केवल आप योजना लेकर आ जाए, सौगात लेकर आ जाए, फ्री बीज दे दें, क्या केवल उसके भरोसे इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी काम कर रही है या सरकार काम कर रही है? एक बड़ा प्रश्न है। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। कहानी कुर्सी की में छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जिसका जिक्र अभी अभी इसी चर्चा के दौरान आपने सुना। ये जो जाति वाली राजनीति है, इस जाति की राजनीति में फंसकर बीजेपी ने तो बहुत कुछ गंवाया। अनुप्रिया पटेल इसी जाति वाली राजनीति का कैसे कार्ड खेल रही हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की एक तरीके से योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछ रही हैं। अब उनसे सवाल पूछ रही हैं या उनसे मदद मांग रही हैं, दोनों बातें हैं। वो लेटर भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस।